सुख चाहते हो तो रात को जागना नहीं, और शांति यदि चाहते हो तो कभी दिन में सोना नहीं। सम्मान चाहते हो यदि तुम तो व्यर्थ में कहीं भी बोलना नहीं। प्यार चाहते हो तो कभी अपनों को छोड़ना नहीं। सभी साथियों को नमो बुधाई। और जय भीम मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि सोशल मीडिया का उपयोग हमें कैसे करना चाहिए, और बाबा साहब के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को लेकर अनेक लोग प्लेटफॉर्म पर अनेक प्रकार की बातें करते हैं। उनका आधार जो होता है वो मात्र सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या फेसबुक पर जो सूचनाएं होती हैं उन्हीं को वो आधार बनाकर अपनी बात को सत्य और सही साबित करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कदापि उचित नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर जो गलत व्याख्या की जाती हैं या गलत बात रखी जाती है वो तेज़ी से वायरल होती हैं। और ये कहा भी जाता है कि किसी भी झूठ को 100 बार यदि आप दोहराएंगे तो सामने वाले लोग उसे सत्य मान लेते हैं। और झूठ को जितनी तेज़ी से बोला जाता है वो सत्य प्रतीत होने लगती हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि सत्य को कभी छिपाया नहीं जा सकता है। उसे चाहे कितनी भी धीमी आवाज़ में बोला जाए वो सबके सामने प्रकट हो ही जाता है। तो प्यारे मित्रों, आज हम सोशल मीडिया के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। हम चाहे किसी भी महापुरुष के बारे में अपने विचार रखें, किसी भी इष्ट के भगवान के बारे में रखें, तो हमारी मंशा किसी की मन को आहत करना या उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना कदापि नहीं होना चाहिए। कई बातें ऐसी होती हैं जो सार्वजनिक रूप से नहीं कही जा सकती हैं, चाहे वो 100% सत्य हैं। वो सिर्फ अपने लोगों तक कही जा सकती हैं, एक लिमिटेड लोगों तक पहुंचाई जा सकती हैं। क्योंकि दुनिया में आपसे सहमत होने वालों की संख्या बहुत कम है और आपसे असहमति प्रकट करने वालों की संख्या ज़्यादा है। इसलिए अपनी किसी भी बात को रखने से पूर्व अपने ज्ञान को पुख्ता कर लें। किसी ऑथेंटिक पुस्तक का प्रमाण उसमें दें। बिना प्रमाणित जानकारी के सोशल मीडिया के आधार पर उठाए गए स्टेटमेंट को आप अपना आधार न बनाएं, क्योंकि इस पर आपकी कही हुई हर बात एक प्रमाण के रूप में मौजूद रहती हैं और उसे आप फिर कभी झुठला नहीं सकते। गलतियां हो जाती हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में परिपूर्ण नहीं है, लेकिन प्रयास ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वो बातें रखी जाएं जो सत्य पर आधारित हैं, किसी ठोस प्रमाण पर आधारित हैं। खास करके बाबा साहब को लेकर के जो स्टेटमेंट लोग जारी करते हैं उसमें देखा जाता है कि किसी भी घटना को मनगढ़ंत जो घटना है उसे बाबा साहब का नाम देकर जोड़ दिया जाता है, जबकि ऐसा वास्तव में नहीं होता है। तो आज बाबा साहब के ऊपर ये कोई वीडियो बनाना चाहता है या कोई अपनी बात रखना चाहता है तो हमारा उनसे निवेदन है कि बाबा साहब की ऑथेंटिक जो पुस्तकें हैं उन्हीं को अपना आधार बनाएं। स्पीच ऑफ राइटिंग जो बाबा साहब का संग्रह था, बाबा साहब की जो मृत्यु हुई दिल्ली के अंदर, जहां आज उनके उस स्थान पर मकान पर अंबेडकर मेमोरियल बना हुआ है, म्यूज़ियम बना रखा है सरकार ने बहुत ही विशाल। उस स्थान पर 2 कमरों के मकान में बाबा साहब रहा करते थे। और बाबा साहब की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो अपने भाषणों को जो उन्होंने बोला, विचार प्रकट किए, उनकी स्पीच उन्होंने दी, उसको छपवा सकते। तो उनके हस्तलिखित लेख और जो भाषण संदेश थे, स्पीच राइटिंग थी, वो एक पन्नों के रूप में, एक नोटबुक के रूप में, रजिस्टर के रूप में उनके घरों में पाए गए। लोग ये कहते हैं कि उनके घर में सोने के सिवा ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां बाबा साहब के लिखे हुए पत्र नहीं थे। जो 2 कमरे का मकान था उसमें अधिकांश हिस्सा उनकी लिखी हुई पुस्तकों और लेखों के द्वारा अटा पड़ा था।
सोने के अतिरिक्त और भोजन बनाने के अतिरिक्त वहाँ पर और कोई जगह अतिरिक्त नहीं थी। लेकिन उस गरीबी में भी बाबा साहब ने अपने विचारों को जिंदा रखने के लिए अपने हाथ से लिख करके प्रिस्क्रिप्शन छोड़ी, लेख छोड़े, जिससे स्पीच राइटिंग के रूप में उनके जो अनुयायी हैं, अंबेडकर मिशन जो बना बाबा साहब की मृत्यु के बाद, उस मिशन के लोगों ने उसे संभाला और केंद्र सरकार को सुपुर्द किया और उनसे आग्रह किया कि बाबा साहब के विचार जिंदा रहने चाहिए। जो चीज़ें पुस्तकों में नहीं प्रिंट हो पाई, उसे दस्तावेज के रूप में प्रकाशित करवाना चाहिए। और उन्हीं लोगों के प्रयास से बाबा साहब का इतना बड़ा मेमोरियल दिल्ली में बनकर तैयार हुआ। उसे हम खुद देखने गए और देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि बाबा साहब के विचारों को जिंदा रखने के लिए सरकार ने इतने महान कार्य किए हैं, जिसके लिए हमें उनका सदैव ऋणी रहना चाहिए। और उसी में से उन विचारों से, उन खतों से, उन पत्रों से जो बाबा साहब के घर से प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वांग्मय के नाम से पुस्तकें जारी की। आप इसे देख सकते हैं। और ये पुस्तक जो कई सालों से नियमित रूप से प्रकाशित हो रही हैं। ये हैं बाबा साहब का वांग्मय वॉल्यूम हैं और इसके कुल 40 वॉल्यूम अभी तक आ चुके हैं। जैसे जैसे उनका प्रकाशन होता है, इनके वॉल्यूम की संख्या बढ़ती रहती है। और इसका जो प्रकाशन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री नगर, नई दिल्ली के द्वारा किया जाता है, जिसकी जो सचिव होती हैं वो एक IAS होती हैं। और ये हमारे पास जो पुस्तक हैं उपमा श्रीवास्तव के द्वारा, जब वो मुख्य सचिव थी उस टाइम ये जारी की गई हैं। वैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके जो इंचार्ज होते हैं वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जो होते हैं, 2019 के अंदर जब थावरचंद गहलोत, डॉक्टर थावरचंद गहलोत इसके अध्यक्ष थे, उस समय इसका अंतिम प्रकाशन किया गया है। आप देख पा रहे होंगे। और ये पुस्तकें केंद्र सरकार के द्वारा जारी की जाती हैं। उनका मूल्य मात्र 1073 रुपये हैं, 1073 रुपीज़ हैं। इस नाम मात्र की राशि में 40 वॉल्यूम की पुस्तक हैं, 40 पुस्तकें हैं, जिनका वज़न लगभग 15 किलो से ऊपर है। इतना विशाल साहित्य आज तक हिंदुस्तान में सरकार के द्वारा किसी भी महापुरुष के ऊपर नहीं लिखा गया हुआ। और ये प्रमाण हम इसलिए बता रहे हैं कि ये ऑथेंटिक चीज़ हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रकाशित हैं और इसकी हर लिखी हुई बात के लिए सरकार जवाबदेह है। तो हमें अपनी कोई भी बात रखने से पहले इस प्रकार की ऑथेंटिक जो पुस्तकें चलती हैं, और भी कई प्रकार के प्रकाशक की पुस्तकें होती हैं जो बाज़ार में मिलती हैं, बिना जानकारी के और ऑथेंटिक जानकारी की सूचनाओं के किसी भी प्रकार के अपने विचार रखने से बचे। हमारा उद्देश्य और सरकार का इस प्रकार की पुस्तकों को प्रकाशन का उद्देश्य एकमात्र यही है कि बाबा साहब की विचारधाराओं को समाज के लोगों तक पहुंचाया जाए और उन्हें जागृत किया जाए कि शिक्षा का क्या महत्व है, संगठन का क्या महत्व है, और किस प्रकार से एक शिक्षित व्यक्ति अपने हक और अधिकारों के प्रति सजग होकर अपने और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचा सकता है। तो आज जो हमने बात रखी है, इसमें किसी विषय पर चर्चा न करके केवल यही रखा है कि बाबा साहब के विचारों को यदि आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो सरकार के द्वारा इस प्रकार की ऑथेंटिक जो पुस्तकें हैं, जो वांग्मय हमने आपको दिखाया, इसके 40 वॉल्यूम हैं और इसे पढ़ने में आपको कई महीनों लग जाएंगे। लेकिन आप क्रमवाई नंबर से इसे पढ़ें तो निश्चित रूप से आपकी सोच
उस तरह की हो जाएगी जैसे कि बाबा साहब की सोच थी और वो विचार किया करते थे। इसीलिए किसी भी प्रकार की अनावश्यक जानकारी व्हाट्सएप के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा उठाकर अपनी बातों को कहने की अपेक्षा इस प्रकार की ऑथेंटिक किताबों के आधार पर हम इसे रखें। आज जो मैंने लिया है इसका वॉल्यूम नंबर 12 है और इसमें रुपए की समस्या और इसका उद्भव और समाधान ये वॉल्यूम है। आप देख पा रहे हैं ये वो पुस्तक हैं जिसने बाबा साहब की कीर्ति को पूरे विश्व तक फैला दिया। प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज़, इस पुस्तक के आधार पर बाबा साहब को पीएचडी करने का अवसर मिला और ये पीएचडी बाबा साहब की पहली पीएचडी थी, रुपए की समस्या और इसका समाधान। और उस दौर में लिखी गई जब अंग्रेज की सत्ता समाप्त होने के कगार पर थी। 1930 के लगभग ये घटना थी जबकि अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष चल रहा था और भारत में ज़्यादातर व्यापार वस्तु विनिमय या सोने और चांदी के रूप में किया जाता था। तो बाबा साहब ने इस बात को लेकर एक बहुत बड़ा गहन अध्ययन किया कि समय के अनुसार इसे नहीं बदला गया तो हमारा व्यापार एक सीमित दायरे में सीमित होकर रह जाएगा और यदि हमें इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार को बढ़ाना है, फैलाना है, तो हमें इस सोने और चांदी के जो सिक्कों की टकसाल थी और उसका मूल्य जो था उसके निर्धारण के लिए एक नई पॉलिसी लाने की आवश्यकता है। तो यही वो पुस्तक हैं, यही वो थीसिस थी बाबा साहब ने लिखी, प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज़। और इसी के आधार पर बाबा साहब को पूरे विश्व के अंदर सम्मान प्राप्त हुआ और इसी पुस्तक और इसी थीसिस के आधार पर भारत के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसी के आधार पर जो देश के अंदर बैंकिंग नीतियां हैं, जो वित्तीय वर्ष का प्रारंभ और समापन है, वो सब लगभग अधिकांश नीतियां इसी पुस्तक और बाबा साहब की थीसिस के आधार पर तय की जाती हैं। तो हमें ऐसी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए और उसके बाद इसी के आधार पर अपने विचारों को सोशल मीडिया पर रखना चाहिए कि इस पुस्तक का क्या महत्व है और इसे हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो आज इतना ही हम कहना चाहेंगे और अगले वीडियो में बाबा साहब की जो पुस्तक हैं रुपये की समस्या और इसका उद्भव और समाधान, इस पर नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस थीसिस के आधार पर भारत में कौन कौन से कार्य किए गए और इंटरनेशनल लेवल पर जो व्यापार की नीतियाँ बनी, उस नीतियों के अंदर इस पुस्तक का, इस थीसिस का बाबा साहब के विचारों का क्या महत्व रहा, जिसके लिए वर्ल्ड बैंक भी बाबा साहब का ऋणी अपने आप को मानता है और वो भी इनके बताए गए रास्तों को अपनाकर अपनी मौद्रिक नीतियों पर अमल करता है। तो आपको आज के विचार कैसे लगे अपने कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। हमारा उद्देश्य सिर्फ सत्य को लोगों तक पहुंचाना है और ऑथेंटिक सत्य को ही लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य किसी प्रकार के लोगों को भ्रमित करना या विचारों को अनावश्यक रूप से प्रभावित करना, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। सभी साथियों को नमो बुद्धाय और जय भीम।